वेलकम एवरीवन टू ड्रीम मेडिकोस। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स का नीट में बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से आप लोगों को एनसीईआरटी से लर्न करना है। तो जेनेटिक्स का मतलब होता है, जेनेटिक्स एक ब्रांच है साइंस की जो इनहेरिटेंस रिलेटेड चीज़ों से डील करती है। तो एनसीईआरटी ने इसका डेफिनेशन दिया है, दिस सब्जेक्ट डील्स विद द inheritance as well as the variation of characters from parent to their offsprings। तो जो भी इनहेरिटेंस होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बीच में, उसकी स्टडी को कहते हैं जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? तो आगे एनसीईआरटी ने बताया है कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम देयर प्रोजेनी पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। मदर और फादर से उनके कैरेक्टर्स उनके बच्चों में, मीन्स उनके प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होना, इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। हेरिडिटी, पासिंग ऑन का ये एक बेसिस है। चीज़ हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, जो फादर मदर के पास प्रॉपर्टी होती है, वो हमें क्या होती है, पास ऑन होती है। तो ये क्या हो गया, बेसिस हो गया किसका, हेरिडिटी का। अब आती है एक बहुत बेसिक टर्म और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म विच इज़ वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, इट इज़ अ डिग्री बाय विच प्रोजेनी जो है वो पेरेंट्स से डिफर करेगी। जैसे आपको पता है कि हम अपने मदर फादर से थोड़ा सा मैच करते हैं, तो जो डिग्री से हम अपने मदर फादर से डिफर हो रहे हैं उसको हम कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन इज़ वेरी एसेंशियल बिकॉज वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। आपको पता है कि जो वेरिएशन है ये असलियत में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैक्सिमम होता है। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या चीज़ ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन, एक टर्म आपने सुना होगा, और डोमेस्टिकेशन। हमारे एंसेस्टर्स भी हेरिडिटी के बारे में जानते तो थे, उन्होंने भी मैच मिक्स करके इन चीज़ों का डिस्कवरी और वो किया था। जैसे कि आपको एग्जाम्पल पता होगा, साहिवाल काऊ, पंजाब की एक इंडियन ब्रीड है वाइल्ड काऊ की, और उनकी क्रॉस है ये। तो एंसेस्टर्स को भी हमारे हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पता था, बट इसका बेसिक नॉलेज, इस फिनोमेना का बेसिक नॉलेज और कह सकते हैं साइंटिफिक बेसिस का नॉलेज कम था। इसको बताने के लिए सबसे पहले आए फादर ऑफ जेनेटिक्स नोन एज मेंडल। तो मेंडल को आप बोल सकते हैं कि ही वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। बेसिस ऑफ जेनेटिक्स जो आया वो मेंडल की वजह से ही पता चला। 19th सेंचुरी में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट गार्डन पी के ऊपर। 7 ईयर्स तक ये एक्सपेरिमेंट चला। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट याद करना। क्लियर? तो ये एक्सपेरिमेंट 7 ईयर्स तक चला, फ्रॉम 1853 टू 1863, और उन्होंने लॉ दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने पब्लिश अपना जो ये चीज़ एक्सपेरिमेंट जो था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, इसको पब्लिश किया था 2 ईयर्स आफ्टर दी व्हेन ही कंप्लीटेड दिस एक्सपेरिमेंट। उसके 2 ईयर बाद, मतलब 1865 में उन्होंने अपना जो आर्टिकल था वो मैगजीन में पब्लिश किया था। मेंडल की इन्वेस्टिगेशन जो पैटर्न था, फर्स्ट उन्होंने क्या किया था, मैथमेटिक्स का यूज़ किया हुआ था। ये थोड़ा सा उस समय के साइंटिस्ट को डाइजेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का कोई यूज़ ही नहीं था उस समय। तो मेंडल ने जब अपनी थ्योरी जो थी उसको मैथमेटिकल लॉजिकल में दिया, इस फिनोमेना को किसी को एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट था उस समय के साइंटिस्ट के लिए। बट उन्होंने जो सैम्पलिंग साइज़ अपनी रखी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी रखी थी। उनकी सैम्पलिंग साइज़ लार्ज सैम्पलिंग साइज़ थी। इससे क्या हुआ, उनके डाटा को करेक्टनेस मिली कि भाई जब उनके डाटा उन्होंने ज़्यादा इकट्ठा किया है तो एरर आने की चांसेस भी कम हो जाते हैं।
ठीक है, तो एक उनकी अच्छी पॉइंट था ये कि उन्होंने सैम्पलिंग साइज राज रखी थी। उनका जो जनरेशन उन्होंने टेस्ट लिया था उससे जनरल आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस मिला। क्लियर। मेंडल के इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया था या किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था वो इंपॉर्टेंट है, विच इज़ गार्डन पी। ये भी आ सकता है एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंट उन्होंने गार्डन पी के ऊपर किया था। उन्होंने दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए थे। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है एकदम ही अलग। देखने में अगर आपको दिखाई देगा कि जो टॉल प्लांट है वो बहुत अच्छा टॉल है और जो ड्राफ है वो बहुत अच्छा ड्राफ है, आप इसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो इन्होंने जो भी कैरेक्टर्स लिए थे वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड पे थे। अच्छा, कैरेक्टर और ट्रेड में डिफरेंस पता होना चाहिए। कैरेक्टर होता है फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट, और ट्रेड होता है एक्सियल, टर्मिनल, टॉल, ड्राफ। तो ये सब क्या हो गए, आपके एलिल्स हो गए, सॉरी एल्स नहीं, ये आपके क्या हो गए, ट्रेड्स हो गए। क्या हो गए, ट्रेड्स हो गए। और ये क्या हो गया, आपका कैरेक्टर हो गया। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद इन्होंने साइंटिस्ट का ये सब, हाँ, इसके बाद मंडल ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट गार्डन पी के ऊपर किया और आर्टिफिशियली, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गार्डन पी जो होता है वो नेचुरली तो क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन। पर उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियली उसमें क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। ठीक है, इस क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से उन्होंने सेवरल ट्रू ब्रीडिंग लाइन दी। अच्छा, ट्रू ब्रीडिंग क्या लाइन्स, क्या मतलब क्या होता है, ये आगे दिया हुआ है कि जैसे कोई भी पेरेंट उन्होंने चूज़ किया उसके बाद उसकी कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन कराने से क्या हुआ, उनको ट्रू ब्रीडिंग लाइन मिली। मतलब कैपिटल टी चीज़ के बारे में भी आपको आगे बाद में पता चलेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब प्योर टॉल, प्योर ड्राफ इन्होंने पेरेंट्स निकाल लिए। ऐसे उन्होंने टोटल 7 कैरेक्टर्स लिए थे और उसके टोटल 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन निकाली। ठीक है, 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन निकाली। तो यहाँ पे दिया हुआ है अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन, डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। अ ट्रू ब्रीडिंग line is one that, having undergone continuous self-pollination, shows a stable trait inheritance and express for several generation। मेंडल ने कितने ये थी, ये भी नीट में आता है एग्जाम क्वेश्चन कि मेंडल ने कितने सेलेक्ट किए थे। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैराइटीज सेलेक्ट की थी। ठीक है, और मैंने बताया था ट्रेड उन्होंने कैसे लिए थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड लिए थे। कैसे लिए थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड लिए थे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और ट्रेड क्या थे वो यहाँ पे दिया हुआ है। इससे अच्छा तो मैं आपको बता दूँ, इस फिगर को देख लेने से। ये हो सके तो याद कर लीजिए। ठीक है, ये कैरेक्टर्स यूज़ किए थे और ये इनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड है। इसमें भी जो पहले लिखा है वो डोमिनेंट है, उसके बाद रेसेसिव है। ठीक है, तो जैसे उन्होंने स्टेम हाइट ली, तो स्टेम हाइट में टॉलनेस क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर था, और सॉरी डोमिनेंट ट्रेड था, और ड्राफ्टनेस क्या थी, रिसेसिव ट्रेड थी। फ्लावर कलर वॉयलेट, डोमिनेंट था, वाइट रिसेसिव था। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल, डोमिनेंट थी, टर्मिनल रिसेसिव थी। पॉट शेप, अगर आपने पी प्लांट देखा होगा तो पी प्लांट के ऊपर जो छिलका होता है उसका, उसको हम लोग कहते हैं फली, फली कह सकते हैं इसको, ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग पॉड। क्या कहते हैं, पॉड। तो पॉड का कलर देखा तो कैसा होता है, आपने अगर देखा, ये चीज़ आप अपने जो आपने मटर खाया उसी को देख के कर सकते हैं। जो पॉड होता है, अच्छा क्या मानते हैं, वो ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रीन जो होता है इसकी वजह से क्या हो गया, डोमिनेट हो गया। और येलो जो हो गया इसका कैसा नेचर हो गया, रिसेसिव हो गया। करेक्ट। इसी तरह पॉड शेप, पॉड कलर, शेप कैसे हो गया, मोटा है वो यूज़ करते हैं हम तो इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रक्टेड पतले पतले हम लोग क्या मना करते हैं उसको लेके आने से, तो कंस्ट्रक्टेड हो गया। शीट शेप की बात करेंगे तो राउंड और रिंकल्ड सीड शेप होता है। राउंड है तो अच्छा मटर है, खुल्लो पुल्ला सा है तो बेकार मटर है। ठीक है, अच्छा सीड कलर बोलेंगे तो सीड कलर अगर आप देखोगे ध्यान से तो मटर के ऊपर अगर आप बोलोगे वो तो ग्रीन होता है,
और ग्रीन ही लेते हैं, तो ग्रीन तो डोमिनेंट होना चाहिए था, नहीं, बट ग्रीन नहीं होता। ये असलियत में देखेंगे सबसे पहले यहाँ जो सीड की बात हो रही है वो मेच्योर सीड की बात हो रही है। जो आप देखते हैं वो कैसे होते हैं, इमेच्योर होते हैं। प्लस इसकी ये जो ग्रीन कलर देख रहे हैं वो सीड कोट है। क्या है? सीड कोट। तो सीड कोट नहीं, सीड कोट के अंदर सीड की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद अब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ेंगे। तो मेंडल ने दो के ऊपर काम किया था। मेंडल ने वन जीन के ऊपर काम किया और एक्सपेरिमेंट किया, तो इसको कहते हैं मेंडल का हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया? क्रॉस किया उन्होंने टॉल और ड्राफ के ऊपर। और अगर सही से बोलूँ तो उन्होंने प्योर ट्रॉल लिया था और प्योर ड्राफ लिया था। ठीक है। और इन्होंने रिजल्ट निकाला, तो जब पहली बार इन्होंने ये क्रॉस किया, पहली बार इन्होंने क्रॉस किया, तो उनको जो पहली जनरेशन मिली, जब पहली बार उन्होंने मेल प्योर टॉल का, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, एक सेकेंड, प्योर टॉल लिया और उसको क्रॉस कराया किसके साथ? प्योर ड्राफ के साथ। तो उनका जो रिजल्ट आया था वो F1 जनरेशन आया था। F1 जनरेशन मतलब जो पेरेंट से पहला ऑफस्प्रिंग होता है उसको F1 जनरेशन कहते हैं। उन्होंने देखा कि सारे के सारे जो प्लांट मिले वो सारे के सारे टॉल थे, एक भी ड्रॉप नहीं था। तो उन्होंने यहाँ से कंक्लूड किया कि जो F1 जनरेशन होती है वो किसी एक पेरेंट से मैच करती है, और वो किसको मैच करेगी? जो डोमिनेंट पेरेंट होता है। क्लियर? फिर मेंडल ने क्या किया? सेल्फ पॉलिनेशन कराई। सेल्फ पॉलिनेशन कराया किसका? F1 का। इस बार जब रिजल्ट मिला तो उनको पता चला कि 1/4 जो थे वो तो क्या थे? ड्राफ्ट थे, और 3/4 जो थे वो टॉल आए। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि F1 में जो कैरेक्टर्स नहीं दिखे थे वो F2 जनरेशन में अब वो कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं। जो भी कहूँ मैं, ड्राफ्ट वाला जो प्लांट था वो F2 जनरेशन में दिखाई दे रहा है। तो जब उन्होंने F1 का रिजल्ट निकाला तो 1 आया। कौन सा? फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। बट जब F2 का किया तो उनका जो फिनोटिपिक रेशियो आया था वो 3:1 आया था। और मैं कहूँ फिनोटाइप और जीनोटाइप भी आ गया, मैं फिर से बताऊंगा आपको। फिनोटिपिक रेशियो यह कह सकते हैं हम, 3 टॉल प्लांट आए और 1 ड्राफ्ट प्लांट आया। ठीक। और इन्होंने बोला कि F1 और F2 के अंदर क्या चीज़ नहीं मिली? कोई भी ब्लेंडिंग नहीं दिखाई दी। ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है कि टॉल और ड्राफ्ट मिलके कोई मीडियम हाइट मिले, कोई इंटरमीडिएट हाइट मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं मिला इसके अंदर। जो मेंडल ने प्रपोज किया आइडिया, उसके ऊपर जब बात की गई तो उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें जो कंट्रोल हो रही हैं, ये सब कंट्रोल हो रही हैं एक चीज़, फैक्टर से। मेंडल हर बार फैक्टर की जिक्र करते थे, पर उस समय वो बता नहीं पाए कि फैक्टर्स क्या थे। उन्होंने बाद में जब ये चीज़ क्लियर हुई कि फैक्टर कुछ नहीं, जीन होते हैं। फैक्टर्स कुछ नहीं, जीन होते हैं। और जीन को कहा गया, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर? तो जीन जो है वो एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करेंगे एक पेरेंट से प्रोजोनी की तरफ में। जो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स होंगे वो जीन के फॉर्म में होंगे। अब एक टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिल, जिसका मीनिंग सबको करेक्ट नहीं पता है। देखिए क्या होता है, कभी भी एक जीन को देखेंगे तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, उस पर एक जीन है, समझिए ये हाइट का जीन है। किसका जीन है? हाइट का जीन है। करेक्ट। अब क्या हुआ, यहाँ पे हाइट जो है वो आपकी है टी। अब क्या हुआ, ड्यू टू म्यूटेशन, जब म्यूटेशन हुआ तो यहाँ के जो जीन थे वो चेंज हो गए। म्यूटेशन से यहाँ पे क्या हुआ, सीक्वेंस में चेंज आया। अब यहाँ पे जो जीन बन गया वो कैपिटल टी, सॉरी, यहाँ जो जीन बन गया, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा। यहाँ पे जो जीन था वो स्मॉल टी बन गया। अच्छा, स्मॉल टी भी नहीं होता है, असलियत में बताऊँ तो यहाँ पे जब रेडिएशन गिरी, कह सकते हैं यहाँ पे जब म्यूटेशन हुआ तो यहाँ की जो जीन था उसके ऊपर क्या हुआ, या तो वो जीन 3 तरीके से काम कर सकता है। पहला, या तो जीन क्या हो गया, लेस एफिशिएंट या नॉर्मल था, आफ्टर रेडिएशन भी वो लेस एफिशिएंट या नॉर्मल हो गया, या उसने नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाया या नो एंजाइम एट ऑल बनाया। ठीक है। इन तीनों ही केस में आप देखोगे कि इसमें जब लेस एफिशिएंट या नॉर्मल जब बनाया तब तो आपका कैपिटल टी ही बना। ठीक है, मतलब टॉल कैरेक्टर ही आया।
पर अगर नो एंजाइम बने तो टॉल को कैरेक्टर को लाने वाला एंजाइम ही नहीं बना तो प्लांट क्या हो जाएगा, ड्राफ हो जाएगा। जब नो एंजाइम बना मतलब वो एंजाइम ही नहीं बना जो इसको टॉल करने वाला था, तो ये भी क्या बन गया, ड्राफ बन गया। ठीक है, तो म्यूटेशन से क्या हुआ, म्यूटेशन से क्या हुआ, एक जीन के दो फॉर्म बन गए, एक जीन के दो फॉर्म बन गए। ठीक है, और उसी को कहते हैं हम लोग एलील। ठीक है, जीन इज जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड और नोन एज एलील। इनको ही हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। ये स्लाइटली डिफरेंट होते हैं सेम जीन से। मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ म्यूटेशन नहीं होता तो दोनों जीन क्या होते, सेम होते। बट जब ये जीन सेम नहीं है, क्यों नहीं है सेम, क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन हो गया और इसकी क्या कोड चेंज हो गया। अब ये तीन तरह की एंजाइम बना सकता है। अगर ये लेस और नॉर्मल बनाता है तब तो ये टॉलरेंस करेक्टर देगा, पर अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम एट ऑल बनाता है तब ये क्या करेगा, टॉलरेंस का यहाँ पे एंजाइम ही नहीं है, तब ये जो क्या करेगा, प्लांट को क्या बनाएगा, ड्राफ बनाएगा। क्लियर। हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं एक जीन के अंदर चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए। कैपिटल टी हम उस कैरेक्टर को दिखाते हैं जो कैरेक्टर दिख रहा होता है, जो कैरेक्टर दिख रहा होता है। जैसे कि टॉलनेस को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और डार्कनेस को हम स्मॉल टी से। बाद में जाके देखा हमने कि इसमें भी दो तरीके से मिलता है, एक होता है होमोजाइगस और एक होता है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है अगर कैपिटल टी मिले या स्मॉल टी मिले। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग होमोजाइगस कंडीशन। क्या कहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन। और हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मिले। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, होमोजाइगस हो गई और हेट्रोजाइगस हो गई। तो ये तो क्या होता है, इसको ही हम कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, जिसमें जीन दिखता है। फिनोटाइप, अगर आप इन दोनों को देखेंगे, इस वाले को देखेंगे तो ये टॉल दिखाई देगा, इस वाले को देखेंगे तो ये ड्राफ दिखाई देगा, इसको देखेंगे तो ये टॉल दिखाई देगा। अच्छा, ये बात हुई। तो अगर इस में देखेंगे ध्यान से तो जो कैपिटल टी है जो अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन में आपको शो कर रहा है, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या कर रहा है, शो कर रहा है अपने आप को। तो ये हो गया आपका होमोजाइगस कंडीशन। क्या हो गया, सॉरी, ये दोनों अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन में अपने आप को शो कर रहा है। इसकी वजह से ये पता चला कि ये कैसे कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ड्राफ्टनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में दिखाई दे रही है, इससे पता चला ये रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को जानने के लिए एक चीज़ और आपको पता चल गई कि जो अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने आप को शो कर सके वो होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, ट्रेड, डोमिनेंट ट्रेड। और अपने आप को दोनों ही उसमें ना शो कर सके उसको कहते हैं हम लोग रिसेसिव ट्रेड। ठीक है, तो ड्राफ्टनेस इज अ रिसेसिव ट्रेड एंड टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेड। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल टी और हम बोलेंगे कि जो ड्राफ्टनेस है उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करें, तो इसको यूज़ करने से क्या होगा, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी आपको स्टडी करने में। इसीलिए हम कैपिटल टी या स्मॉल टी यूज़ करते हैं होमोजाइगस कंडीशन को दिखाने के लिए और कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन को दिखाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड हेट्रोजाइगस कंडीशन इज अ हाइब्रिड कंडीशन। अच्छा, अब देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन है और ये किसी एक कैरेक्टर को कर रहा है जो हाइट का कैरेक्टर है। क्लियर। अब आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड। अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्या होता है, जब हम क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में, तो ये क्या होगा, एक मोनोहाइब्रिड है। ये क्या है, एक मोनोहाइब्रिड है। और ऐसे क्रॉस को एक कैरेक्टर के ऊपर तो मोनोहाइब्रिड हो गया, और एक कैरेक्टर के ऊपर जब ये क्रॉस किया जाता है इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसको क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। करेक्ट। तो यहाँ पे मेंडल ने ऑब्जर्व किया था कि यहाँ पे F2 जनरेशन में ब्लेंडिंग नहीं होती, मैंने बताई थी ब्लेंडिंग, मिक्सिंग अप नहीं होती। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक प्लांट को लिया जो टॉल कैरेक्टर था, दूसरे को लिया जो ड्वार्फ कैरेक्टर था। उसने बोला कि इसका सेग्रीगेशन होगा, पेरेंट जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा उसमें से किसी एक, यहाँ से एक कैरेक्टर जाएगा और यहाँ से एक जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, कैपिटल टी इधर से आया, इधर से कैपिटल टी आया और इधर से स्मॉल टी आया। अगर ध्यान से देखेंगे इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर, इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। ये एक चेकर बॉक्स है, क्या नाम है इसका, चेकर बॉक्स है ये। क्लियर। यहाँ पे सेग्रीगेशन हुआ और 50% कैरेक्टर्स जो है वो एक पेरेंट से आए और 50% कैरेक्टर एक अदर पेरेंट से आए। जब दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन आई। क्लियर। तो F1 जनरेशन जब उन्होंने देखा कि सारे के सारे क्या थे, हेट्रोजाइगस कंडीशन थी, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट अपने आप को शो करता है और हमें पता था कि टॉल जो है वो डोमिनेंस है, तो F1 जनरेशन में, मेंडल के F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे मिले, टॉल मिले। क्या मिले, टॉल मिले। जब उन्होंने दो टॉल का क्या किया,
उन दोनों का सेल्फिंग कराई। क्या कराई? सेल्फिंग कराई। तो जब रिजल्ट आया, देखिए यहाँ पे फिर से सेग्रीगेशन होगा, 50% कैपिटल टी, 50% स्मॉल टी, 50% कैपिटल टी, 50% स्मॉल टी। जब F2 जनरेशन आई तो उसमें उनको पता चला कि इसमें होमोजाइगस कंडीशन भी मिली है और हेट्रोजाइगस कंडीशन भी मिली है। तो देखा उन्होंने कि जो होमो और हेट्रो दोनों में दिखाई दे रहा है टॉल। तो जब उन्होंने फिनोटिपिक रेशियो निकाला टॉल और ड्राफ का, तो 3 प्लांट क्या है? ये वाला प्लांट, ये वाला प्लांट और ये वाला प्लांट टॉल आया, और स्मॉल टी रिसेसिव था, तो ये ड्राफ आ गया। क्लियर? जब उन्होंने जीनोटिपिक रेशियो निकाला तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये 3 तरह के आउटपुट मिले थे। इसमें से भी देखा कि एक था कैपिटल टी, 2 थे स्मॉल टी और एक था स्मॉल टी, अरे सॉरी, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 थे और स्मॉल टी एक था। क्लियर? तो उन्होंने ये पुनेट स्क्वायर जो है, ये एक पुनेट साइंटिस्ट है, याद रखिएगा। इनके इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश के थे, और इन्होंने पुनेट स्क्वायर दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ इनका याद रखनी है, हो सकता है ये टेस्ट में आ सके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जब उन्होंने पॉलिनेशन कराया तो 50% ये चीज़, ये जो भी चीज़ लिखी है मैंने आपको ये समझा दी यहीं पे इसी। क्लियर? इसको रीड कर लीजिए, इसमें ऐसा कुछ अभी इंपॉर्टेंट नहीं बचा, बस ये है कि सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन का मतलब 50% कैरेक्टर जो है वो मेल से आएंगे, 50% फीमेल से आएंगे। ठीक है, दोनों पेरेंट्स से 50-50% कैरेक्टर आएंगे, दोनों का क्रॉसिंग होगी। तो F1 जनरेशन जब निकल के आई मेंडल के अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो सारे के सारे एक ही कैरेक्टर दिखा, टॉलनेस। जब उन्होंने उस दोनों, जब F1 जनरेशन के 2 पेरेंट को दो को लेकर उनकी सेल्फिंग कराई, तब रिजल्ट मिला, जो फिनोटिपिक रेशियो था वो था 3:1 और जो जीनोटिपिक रेशियो था वो 1:2:1। ये याद रखना है आपको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा रिजल्ट। यही रिजल्ट आया था जो हमने बताया आपको कि यहाँ पे जो थे 1/2 प्लांट जो थे वो आपको क्या मिले थे? कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड, जिसको हेट्रोजाइगस कंडीशन कहेंगे। और 1/4 और 1/4 आपको क्या मिले थे? होमोजाइगस मिले थे, टॉल और ड्राफ। जब उन्होंने क्रॉस कराया, जब इनका बच्चों का रिजल्ट लिखा, तो ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जिसको हम कहेंगे AX प्लस BY का होल स्क्वायर आया। क्लियर? तो यहाँ तक जो था ये रिजल्ट अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 2 चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पीछे आपको बता दी। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, मेंडल ने क्या किया था? सेल्फ पॉलिनेशन F2 प्लस। अच्छा, यहाँ पे अब क्या आता है? अच्छा, यहाँ पे आपको है एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है विच इज़ टेस्ट क्रॉस। अच्छा, देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूँ 3 टर्म होते हैं। एक होता है बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस का मतलब होता है कि जब F1 या हम कहें पेरेंट 1 ये डोमिनेंट था, पेरेंट 2 ये रिसेसिव था, इनका आउटपुट आया, ये बच्चा आया ऑफस्प्रिंग। इस ऑफस्प्रिंग की अगर हम लोग इनके पेरेंट से क्रॉस कराएं, इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस, सॉरी, इसको कहते हैं बैक क्रॉस। इस बैक क्रॉस में भी इम्पॉर्टेंट जो है वो है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि किसी भी जनरेशन का क्रॉस करा दिया जाए रिसेसिव पेरेंट के साथ। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी जनरेशन का अगर रिसेसिव पेरेंट के साथ टेस्ट क्रॉस कराया गया है, उन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और याद रखिएगा, इसका मैं अगर आपको याद दिला दूँ कि ये कहीं भी अगर टेस्ट क्रॉस हो रहा है तो इसका जो रिजल्ट होगा फिनोटिपिक रेशियो इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीनोटिपिक रेशियो। अगर आपको चाहते हो तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल में। हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दिखाए थे। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट याद कीजिए, जो F1 जनरेशन आई थी वो आपकी आई थी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, और अगर आप याद करेंगे जो रिसेसिव पेरेंट है वो स्मॉल टी है। इन दोनों के बीच में अगर पुनेट स्क्वायर बनाते हैं तो यहाँ से आ गया कैपिटल टी, यहाँ से आ गया स्मॉल टी, यहाँ से आ गया स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर इसका जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे तो वो आता है आपका 1:1, और फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे वो भी आता है 1:1। देखिए कैसे, अगर आप जीनोटिपिक देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक है, स्मॉल टी एक है। फिनोटिप देखें तो ये मिलेगा आपको टॉल और ये मिलेगा आपको ड्राफ। देखिए 1:1। तो ऑलवेज ये हरदम मैच करता है। ये किसके लिए वैलिड है? फॉर टेस्ट क्रॉस। ये किसके लिए वैलिड है? टेस्ट क्रॉस के लिए। क्लियर? तो यहाँ तक हमारा ये वाला टॉपिक भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग जो है, जो मेंडल ने लॉ दिए थे इनहेरिटेंस के, सबसे पहला जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, 2 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ
इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो डोमिनेंस क्या था, बहुत ही सिंपल से आपको बता देता हूँ, इन दोनों की डेफिनेशन वही याद कर लीजिए बस। लॉ ऑफ डोमिनेंस देखेंगे तो जो पहला, सबसे पहला मेंडल जिससे हरदम ये चीज़ बताते रहते थे कि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर से बने। ठीक है, जो फैक्टर से नहीं, कंट्रोल होते हैं किससे, फैक्टर से। तो इसको आप थोड़ा सा चेंज करके याद कर लीजिए, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय फैक्टर्स, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय फैक्टर्स का याद कीजिए, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय फैक्टर्स। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो फैक्टर मिलेंगे वो आपको पेयर के फॉर्म में मिलेंगे। तो फैक्टर अकर्स ऑलवेज इन पेयर, फैक्टर्स अकर्स ऑलवेज इन पेयर। बट अगर पेयर कैसे हो, डिसिमिलर हो जाए, पेयर कैसे हो, डिसिमिलर हो जाए, तो उसमें से एक क्या होगा, डोमिनेंट, और एक क्या होगा, रिसेसिव। एक होगा डोमिनेंट, एक होगा रिसेसिव। जैसे अगर देखो तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, ये एक कैरेक्टर है जिसमें डिसिमिलर पेयर ऑफ कैरेक्टर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, डिसिमिलर पेयर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इसमें से एक क्या होगा, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स है। अच्छा, ये कैपिटल टी जो है ये आपको क्या दे रहा है, टॉलरेंस दे रहा है, ये आपको क्या दे रहा है, रेफरेंस दे रहा है, पर अपने आप को एक्सप्रेस कौन कर रहा है, ये। तो एक क्या हो गया, डोमिनेंट, और एक क्या हो गया, रिसेसिव। क्लियर। तो याद रखिए इसके दो एक्सेप्शन भी है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है, याद रखिएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इट इज़ नॉट एन यूनिवर्सल लॉ, इसके एक्सेप्शन है, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा है कोडोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको लिख सकते हैं आप, ये यूनिवर्सल है, क्या है, यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है। ये लॉ कहता है कि कभी भी जो फैक्टर्स होंगे वो ब्लेंडिंग शो नहीं करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स नेवर शो ब्लेंडिंग, पहला पॉइंट क्या है, फैक्टर्स नेवर शो ब्लेंडिंग। और सेग्रीगेशन का जो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो भी एलील होगा वो क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में सेग्रीगेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी में सेग्रीगेट हो जाएगा, किसमें, कैपिटल टी स्मॉल टी में सेग्रीगेट हो जाएगा। और अगर आप इसको बाद में चाहेंगे तो ये एज इट इज़ आपको क्या मिल जाएगा, आगे की जनरेशन में एज इट इज़ आपको रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बस इतना ही कहता है कि ब्लेंडिंग शो नहीं होती और जो गैमेट है वो क्या होगा, वो सेग्रीगेट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सेग्रीगेट हो जाएगा। इसके बाद आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अब जो मैं सोच रहा हूँ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो एक अलग से इसके लिए अब वीडियोज़ बनाऊँ। आपको ये चैप्टर में 3 से 4 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। आप इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़िए, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन, इसके क्वेश्चन यहाँ तक पीवाईक्यू अगर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ तक पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। अगर आपको लगता है इसके आगे आपको पढ़ना है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिए। थैंक यू।